देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग लेबर कॉस्टिंग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लेबर कॉस्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार याद कर लेते थोड़ा सा कि लेबर का रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ होता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि लेबर का कोई पर्टिकुलर एक जगह पे ही रिक्वायरमेंट होता है। प्रोडक्शन रिलेटेड हर एक काम में लेबर हमें हेल्प कर सकता है, जैसे कि मशीन को ऑपरेट करना हो, मशीन को मेंटेन करना हो, कुछ डिपार्टमेंट जैसे कि सेलिंग डिपार्टमेंट में भी जो काम करते हैं, मतलब बेसिकली जो भी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्टिंग में, उन सबको ही लेबर बोला जाता है। सिर्फ फैक्ट्री वर्कर को ही लेबर बोलेंगे ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ उस हिसाब से कैटेगरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में जो है डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो, उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर भी पढ़ा था, और लेबर को जो पेमेंट किया जाता है उसको बोला जाता है लेबर कॉस्ट, और उसको कंट्रोल करना और रिड्यूस करना, जैसे हम लोगों ने मेटेरियल कॉस्ट में पढ़ा था उसी तरह से यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके कंट्रोल कर सकते हैं उसका भी हम लोगों ने डिटेल्स यहाँ पर देखा था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आइडल टाइम का कंसेप्ट देखा था। और आइडल टाइम दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है एबनॉर्मल। जो नॉर्मल आइडल टाइम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसीलिए हम लोग उससे प्रोडक्शन में चार्ज कर सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल आइडल टाइम को प्रोडक्ट में नहीं चार्ज करेंगे, हम लोग कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे, मतलब लॉस दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो अनफोर्सिन इवेंट के लिए होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने इफेक्टिव वेज रेट कैलकुलेट किया था, और लेबर का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना चाहिए उस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। अच्छा, अब हम लोग मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था तुम लोग को, इलास्ट्रेशन 23, 24, 25, ठीक है। मैंने पीडीएफ भी शेयर किया था। 23, 24, 25 जो है, ये होमवर्क जो है ये सेम इसी तरह के क्वेश्चन से ही रिलेटेड था। गुड मॉर्निंग ऋषभ। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, अब हम लोग ये जो मैंने होमवर्क दिया था एक बार डिस्कस कर देते हैं, 23, 24 और 25, ठीक है। इलास्ट्रेशन 23, तो अगर हो गया है तो तुम लोग एक बार चेक करके देख सकते हो कि सही हुआ है कि नहीं। इलास्ट्रेशन 23, ये देखो एम्प्लॉय कॉस्ट, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बेसिक पे 5 लाख, 5 लाख दिया हुआ है बेसिक पे। लीज रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, ठीक है। लीज रेंट जो है वो कंपनी पे कर रही है, एम्प्लॉय को रख रही है, और उसका जो लीज रेंट है वो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ये देखो 2 लाख, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय 40,000, ठीक है, मतलब रिकवर कर सक रहे हैं एम्प्लॉय से। तो एम्प्लॉय को मान लो रेंट में एक घर दिया गया है, रेंट है 15,000, तो कंपनी बोल रही है कि 5,000 आप दीजिएगा, आप ये 15,000 वाले घर पे रहिए, लेकिन 10,000 कंपनी की तरफ से 5,000 आपको देना पड़ेगा, यानी 5,000 रिकवर्ड हो जाएगा। तो लेबर कॉस्ट में कितना हमें दिखाना चाहिए फिर, अगर 15,000 का घर है, 5,000 अगर हम लोग एम्प्लॉय से ले लेंगे तो फिर हमें लेबर कॉस्ट में कितना दिखाना चाहिए। अगर हमें 5,000 10,000, ठीक है, तो वही चीज बोला है रिकवर्ड इतना है, तो अगर किसी भी तरह का रिकवरी होता है तो उतना अमाउंट हमें लेस कर देना चाहिए। ये सब रूल्स होता है, लेकिन अभी रूल्स हम उस तरह से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ने से ही समझ में आएगा, ठीक है। वैसे याद याद करने का, रटने का जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 75,000, क्या ये आएगा, ये है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। हमें क्या कैलकुलेट करने,
आएगा, क्योंकि हमें इम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला। इम्प्लॉय कॉस्ट कौन कैलकुलेट करता है? इम्प्लॉय खुद थोड़ी ना करेगा, उसके लिए तो उसका वो अर्निंग है, कॉस्ट थोड़ी ना है। इम्प्लॉय का कॉस्ट कौन कैलकुलेट करेगा? एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर करेगा। तो एम्प्लॉयर का अगर कंट्रीब्यूशन पीएफ में जा रहा है किसी इम्प्लॉय के लिए तो वो ऐड करेगा। इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ 75,000, क्या ये भी कैलकुलेट होगा? इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, सोचो, इम्प्लॉय कॉस्ट निकाल रहा है कंपनी, ठीक है, कंपनी बोल रहा है मुझे उसे 5 लाख देना पड़ेगा, मुझे उसे 2 लाख का मैंने यहाँ पर लीज रेंट भरा है, लेकिन 40,000 उससे ले लेंगे, तो ये माइनस करके दिखा देगा। अच्छा, 75,000 पीएफ के लिए मुझे देना पड़ेगा, और वो जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, कोई भी मान लो XYZ समथिंग जो भी हो, जिसका हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट, वो अपने पीएफ में 75,000 देगा। क्यों देगा? क्योंकि इंप्लॉयर जितना देता है इम्प्लॉय को भी उतना ही देना पड़ता है, यही पीएफ का रूल होता है। तो क्या कंपनी से जोड़ेगी 75,000? क्या ये कंपनी का खर्चा है या फिर उस एम्प्लॉयर के सैलरी से डिडक्ट करके लिया जाएगा? ये एम्प्लॉयर का कॉस्ट हो जाएगा, सॉरी एम्प्लॉय का कॉस्ट हो जाएगा। बोलो, ये 75,000 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? कंपनी कर रहा है या फिर वो पर्सन जिसका हम लोग यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? एम्प्लॉय कर रहे हैं मैम। नहीं, ये हाँ एम्प्लॉय कर रहा है, हाँ एम्प्लॉय कर रहा है, तो क्या ये आना चाहिए लेबर कॉस्ट में? बताओ। नहीं मैम, ये इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो जाएगा ना, इसमें तो नहीं आएगा डायरेक्ट में। नहीं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट का बात नहीं है एक्चुअली। ये कौन सा अमाउंट है पीएफ में? देखो पीएफ का जो है, ये तो डायरेक्ट लेबर ही है। देखो पीएफ में एम्प्लॉयर भी देता है, ये तुम लोग टैक्स में पढ़े हो ना, और एम्प्लॉय Yes, भी sir. है ना, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूशन करता है। ई आर लिख दिया मैंने, ई एम्प्लॉय। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंपनी जो है, कंपनी का कितना खर्चा पड़ रहा है एक लेबर को रखने का। तो कंपनी बोल रही है उसे 5 लाख का बेसिक पे करना पड़ेगा। लीज रेंट उसको एकोमोडेशन के लिए दिया है 2 लाख का, जो कि कंपनी भर रही है, लेकिन 40,000 उससे ले लेगी, तो माइनस करके जितना आएगा उतना, ठीक है, 1,60,000 करीब आ रहा है, ठीक है। और इम्प्लॉय को और क्या देना पड़ेगा? 75,000 के उसके लिए प्रोविडेंट फंड जो बना हुआ है उसमें 75,000 कंपनी को डालना है उस पर्सन के लिए, और उस पर्सन को भी 75,000 डालना है। तो जिस पर्सन को 75,000 डालना है, क्या वो कंपनी का कॉस्ट है या फिर वो उसका कॉस्ट है कि मुझे मेरे सैलरी से 75,000 माइनस करके देना पड़ेगा? ये किसका कॉस्ट है? ये कंपनी का खर्चा है या फिर उस पर्सन का खर्चा है जिसका हम लोग लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं? मैम उस लेबर का है मैम, कंपनी का नहीं। हाँ, तो अगर हम लोग कहीं पर काम कर रहे हैं और हमारे पीएफ में अगर हमें 75,000 डालना है, तो कंपनी भी हमारे लिए 75,000 डालेगी। तो कंपनी जब खर्चा निकालेगी तो क्या दोनों 75,000 जोड़ लेगी या फिर सिर्फ उतना ही जोड़ेगी जो उसको देना है, कंपनी को कंट्रीब्यूट करना है? सिर्फ उतना ही जोड़ेगी ना जो कंपनी जो देगी। हाँ, तो फिर ये वाला आएगा इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, और एक है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या दोनों आएगा या सिर्फ एक आएगा? कौन सा आएगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा ना। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस रिम्बर्समेंट करना पड़ेगा, मतलब किसी भी तरह का अगर मेडिकल एक्सपेंसेस होगा 67,000 तक का, तो वो कंपनी को देना पड़ेगा। तो क्या ये ऐड करना पड़ेगा? यस मैम। ये भी आ जाएगा। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉयर ने बताया है कि फैमिली, एम्प्लॉय के फैमिली में किसी को कुछ भी हॉस्पिटलाइजेशन वाला मतलब ऐसा सिचुएशन आता है कि हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, तो 19,000 तक कंपनी बियर करेगी। तो क्या ये ऐड होगा एम्प्लॉय कॉस्ट में? क्या ये कंपनी का खर्चा? एम्प्लॉय कॉस्ट यानी हम लोग कंपनी की तरफ से सोचेंगे, क्या ये ऐड होना चाहिए? यस मैम। ये भी होगा, हाँ ये भी होगा। फेस्टिवल बोनस दिया गया है, तो क्या ये ऐड होगा? बोनस दिया है कंपनी ने, हाँ हाँ होगा, बोनस दिया है 20,000। फेस्टिवल एडवांस, क्या ये ऐड होगा? फेस्टिवल एडवांस, सोचो, होगा। एडवांस का मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर पॉइंट जो है, एडवांस का मतलब अगर हम लोग किसी को एडवांस दे रहे हैं और बोनस दे रहे हैं, दोनों बात में फर्क क्या है? एडवांस और बोनस में फर्क क्या होगा? ये दोनों बातों में फर्क तो होगा ना, तभी 2 लाइन दे रखा है। ये बताओ कि फर्क क्या है मैम दोनों? एडवांस उसके नेक्स्ट सैलरी से एडजस्ट कर लिया जाएगा। मतलब रिकवरेबल है ना,
मतलब ma'am. रिकवर कर सकते हैं। अभी दे दिए कि पूजा आ रहा है, फेस्टिव सीजन है, एडवांस लेके जाओ, लेकिन नेक्स्ट जब सैलरी मिलेगा तो उतना कम दे देंगे जितना अभी दे रहे हैं। मतलब ये लोन जैसा हो गया ना, एडवांस का मतलब ही तो लोन होता है। मतलब अभी 30,000 दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे, लेकिन क्या ये 20,000 उससे वापस मांग सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने बोनस No, दिया ma'am. है, नहीं मांग सकते हैं। तो फिर क्या 30,000 ऐड होगा? अगर रिकवरेबल है तो क्या ऐड होना चाहिए? सोचो। नहीं. नहीं होगा। कंपनी अभी 30,000 दे रही है, बाद में वो 30,000 ही उससे वापस ले लेगी, तो फिर ये कंपनी का खर्चा हुआ ही नहीं। हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग को ये कैलकुलेट करना है कि हम कंपनी का खर्चा कितना हो रहा है एक लेबर को रखने का। तो ये सारे पॉइंट का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब देखो कैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ। तो यहाँ पर ये चीज लेकिन ध्यान देने वाला था, ये 2 पॉइंट बिल्कुल ध्यान देने का था। एक तो ये 75,000 में से कौन सा आएगा, और ये एडवांस, ठीक है। ये ऐसा अगर लैंग्वेज रहे तो ये पॉइंट जो है इसको तुम लोग को ध्यान में रखना है। कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, लाइन बाय लाइन लिखेंगे। सबसे पहले आ जाएगा बेसिक पे। फाइव लाख था। अच्छा, उसके बाद है लीज, रेंट पेड फॉर एकोमोडेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट कॉस्ट। नेट होगा क्योंकि कुछ रिकवरेबल है। नेट कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का कितना कॉस्ट आएगा? एम्प्लॉयर टूवर्ड्स लीज रेंट पेड फॉर accommodation provided to employee। तो लीज रेंट कितना है? 2 लाख है। 2 लाख. हाँ, और उसमें से इससे रिकवर कर लिया जाएगा 40,000। तो नेट कॉस्ट इसीलिए, ठीक है, ग्रॉस अमाउंट नहीं लग रहा है क्योंकि कुछ रिफंडेबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिकवरेबल है। तो ये हो गया 1,60,000। अच्छा, ऐड, फिर नेक्स्ट ऐड हो जाएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ प्रोविडेंट फंड, ये है 75,000। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें लिखना नहीं है, ठीक है, वो हमें बिल्कुल नहीं लिखना है। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा मेडिकल एक्सपेंस, रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस 67,000। और हॉस्पिटलाइजेशन का एक खर्चा था, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉइज फैमिली मेंबर paid by the employer। 19,000 था, ये था 19,000। और फेस्टिवल बोनस, फेस्टिवल बोनस 20,000। बस, बाकी नहीं आएगा। जो नहीं आ रहा है उसका हम लोग नोट दे देंगे। तो यहाँ पर टोटल करके देख लो, 1,60,000, 75, 67, तो 75,000 प्लस 8,41,000. 8,41,000।
ठीक है, 8,41,000 हो गया। ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उसका हम लोग नोट्स दे देंगे। नोट्स में हम लोग लिख देंगे कि फेस्टिवल एडवांस रिकवरेबल है इसलिए नहीं आएगा। ठीक है, और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जो है वो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर है, सॉरी वो कॉस्ट टू एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर नहीं है, इसीलिए नहीं आएगा। हम एक बार लिखवा देते हैं क्या क्यों नहीं होगा, ये दोनों नोट देना पड़ेगा जिन लोगों को लिखना है। ठीक है, जिनका एमसीक्यू रहेगा उनका ठीक है, जिनको लिखना है उनको ये नोट देना पड़ेगा कि एडवांस फेस्टिवल एडवांस इज रिकवरेबल, फेस्टिवल एडवांस इज रिकवरेबल, so not included। और सेकेंड यहाँ पर employees contribution to PF is not cost to employer, क्योंकि ये कंपनी का खर्चा नहीं है तो एम्प्लॉयर का नहीं है, hence not included। अच्छा, ये हो गया 23। 24th नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। 24th नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पर भी एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने बोला है विथ स्पेशल आइटम, कुछ स्पेशल आइटम्स भी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या दिया हुआ है। ग्रॉस पे 10,30,000 इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉइज 25,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंक्लूडेड है, यहाँ पर है कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉय। अच्छा, एक चीज देखो, बोल रहा है कि आइडल टाइम आवर्स हम लोगों ने जो एम्प्लॉय को पे किया है, मतलब एम्प्लॉय जब काम नहीं कर रहा था, आइडल टाइम पे था, तब भी हम लोगों ने उसे 25,000 पे किया है। ठीक है, ये बोल रहा है इसका मतलब। अच्छा, accommodation provided to employee free of cost, this accommodation is owned by the employer, depreciation of accommodation 1 lakh, maintenance charges of the accommodation 90,000, municipal tax paid for the accommodation 3,000। तो ये पूरा उस accommodation का ही डिटेल्स दिया हुआ है। ये देखो यहाँ से ब्रैकेट देके दिया हुआ है कि दिस एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है एम्प्लॉय को फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो काम कर रहे हैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट में एकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है। तो उसमें देखो एकोमोडेशन वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर का जगह था, वो एम्प्लॉय को रहने के लिए दिया है। डिप्रिशिएशन लगा है उसमें 1 लाख का, मेंटेनेंस चार्जेस है उस जगह का 90,000, एकोमोडेशन का म्यूनिसिपल टैक्स पे करना पड़ता है 3,000। मतलब एम्प्लॉय को रखने के लिए ये सारा खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। तो क्या ये सब ऐड होना चाहिए, मतलब क्या ये एम्प्लॉय कॉस्ट में आएगा। एक एम्प्लॉय को फ्री में एकोमोडेशन दिया गया है, लेकिन उस एकोमोडेशन का ये सारा खर्चा हो रहा है, कुछ डेप्रिसिएशन है, म्यूनिसिपल टैक्स है और मेंटेनेंस चार्जेस है। क्या ये आना चाहिए, मतलब कंपनी का खर्चा है ये। अगर कंपनी फ्री में रहने के लिए दे रही है और ये सारा खर्चा खुद उठा रही है, तो क्या ये कंपनी का खर्चा है कि नहीं है? है मैम। है, तो फिर ये ऐड होगा, ये तीनों का तीनों खर्चा आना चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है पीएफ का, मतलब कंपनी आएगा। लेकिन इसके बाद यहाँ कुछ बोला है, इंक्लूडिंग ए पेनल्टी ऑफ 2,000 फॉर वेरिएशन ऑफ पीएफ रूल्स। तो पीएफ रूल्स में कुछ वेरिएशन आया था, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, पेनल्टी लग गया है 2,000 का। ठीक है, तो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन 1 लाख का नहीं है, है ना, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है पेनल्टी। तो कंट्रीब्यूशन कितना है पीएफ में, कंट्रीब्यूशन एक्चुअली कितना करना पड़ता, अगर उन्होंने रूल्स को फॉलो किया होता तो ये पेनल्टी चार्ज नहीं होता। तो अगर पेनल्टी चार्ज नहीं होता तो कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एक्चुअली कितना है? 98। हाँ 98। 98,000। तो कितना लिखना चाहिए हमें? 98,000, मतलब हम लोग कॉस्ट क्या, ये तो एबनॉर्मल रीजन हो गया ना। तो एक्चुअली एम्प्लॉय कॉस्ट अगर निकालेंगे तो वो कितना लिखना चाहिए? 98 ही लिखना चाहिए। ये तो कभी कभार हो सकता है, ये तो अनफोर्सिन इवेंट जैसा हो गया ना, अचानक से हमें समझ में ध्यान नहीं दिया, पीएफ रूल्स को फॉलो नहीं किया या फिर जानबूझ के नहीं किया, कुछ भी हो, ये पेनल्टी तो हर बार नहीं लगेगा। पीएफ में 98,000 तो डिपॉजिट करते ही जाना है, लेकिन 2,000 इसीलिए एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि ये कंपनी का गलती है। तो
तो कंपनी ये नहीं बोल सकती कि लेबर को रखने का मेरा पीएफ का कंट्रीब्यूशन 1 लाख का है, पीएफ का तो 98,000 ही, ये पेनल्टी है। तो तुम लोग बताओ क्या पेनल्टी आना चाहिए? ठीक है, इसका रूल्स है, रूल्स तो हम बता देंगे कि पेनल्टी आना चाहिए कि नहीं, लेकिन क्या लग रहा है, क्या पेनल्टी हमें दिखाना चाहिए? पेनल्टी क्या हर बार लगेगा? जैसे एकोमोडेशन फ्री में देंगे तो डिप्रिसिएशन लगेगा, म्यूनिसिपल टैक्स लगेगा, पीएफ बना हुआ है तो कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, तो क्या पेनल्टी की वजह से हर बार 1 लाख हो जाएगा? क्या ये जरूरी है? नो मैम। तो क्या पेनल्टी आना चाहिए, इंप्लॉय कॉस्ट में हमें लेना चाहिए, या फिर ये लॉस बोल के कॉस्टिंग पीएल में दिखाना चाहिए? क्या लगता है, क्या ये डेली का कॉस्ट है या फिर मतलब अचानक से हुआ कोई कॉस्ट है? बताओ। हम अचानक से हुआ। अचानक से एबनॉर्मल पेमेंट हो जा रहा है ना ये, तो फिर ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एक्सक्लूडेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक्सक्लूड होगा। एक्सक्लूड होगा। जैसे कोई पेनल्टी, डैमेज, ठीक है, ये अगर कोई हम लोग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी या थर्ड पार्टी को पे कर रहे हैं तो ये एक्सक्लूडेड होना चाहिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है रूल्स में। लेकिन रूल्स के अलावा भी तो हम लोग समझ सकते हैं ना, वैसे कितना पॉइंट याद रखेंगे? देखो ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये मेरा कॉस्ट नहीं है, ठीक है, एक्चुअली ये क्या हुआ है, ये गलती की वजह से ये 2,000 देना पड़ रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे इम्प्लॉय पे पीएफ का खर्चा 1 लाख का है, पीएफ का तो 98 का ही है, ठीक है, वो 2,000 इम्प्लॉय कॉस्ट नहीं है, ये लॉस है, लॉस, ये कॉस्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, क्या ये आएगा? इम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, अभी अभी इस पे डिस्कशन किया था हम लोगों ने, क्या इम्प्लॉय नहीं का आएगा मैम। नहीं आएगा? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, हमें एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है, चलो एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 24। ग्रॉस पे, ग्रॉस पे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ग्रॉस पे है 10,30,000, लेकिन इसमें ब्रैकेट में कुछ बोल रखा है, इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम आवर्स पेड टू एम्प्लॉय 25,000। अब ये आइडल टाइम के लिए पे किया गया है 25,000, तो क्या ये आएगा? क्या ये आना चाहिए? आइडल टाइम आएगा कि नहीं आएगा? कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ये क्या होता है? एक्सक्लूडेड होता है, ठीक है, एक्सक्लूडेड होता है, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये हम लिखवा देते हैं, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम एक्सक्लूडेड होता है। क्या क्या एक्सक्लूडेड होता है एंड में लिखवा देंगे। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम जो है ये नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो एम्प्लॉय को रख रहे हैं 25,000 पे जरूर किए हैं, लेकिन ये आइडल टाइम के लिए पे किए हैं, तो फिर ये एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। इसका लिस्ट है कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता है, तो उसके हिसाब से ये वाला नहीं आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10,30,000 माइनस 25,000, तो कितना हो रहा है देखिए, 10,05,000। अच्छा, इसके बाद ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एकोमोडेशन, पेड बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, डेप्रिसिएशन, म्यूनिसिपल टैक्स, ये सब था, डेप्रिसिएशन 1 लाख, मेंटेनेंस चार्जेस 90,000 और म्यूनिसिपल टैक्स था 3,000, तो 1,93,000। अच्छा, उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक्सक्लूडिंग पेनल्टीज, 98,000।
बस ये 3 आइटम था, ऐड करने से पता चल जाए कितना होगा। 1 लाख नहीं, 10, ये तो 10 लाख खुद ही है, 1 लाख तो नहीं होगा। $12,96,000। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 25। देखो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट विथ स्पेशल आइटम्स, ठीक है। ट्रायल बैलेंस दे रखा है। मेटेरियल कंज्यूम्ड, क्या ये लेबर में आएगा? मेटेरियल कंज्यूम्ड लेबर में आएगा? बताओ, क्या ये पॉइंट आना चाहिए लेबर कॉस्ट में? मैम पिछले वाले आंसर का टोटल कितना रहा? 13,41,000। 13 लाख नहीं, मेरा तो 12,96,000 आया है। यही होगा मैम, 12,96,000। 6 हाँ, ठीक है। 3 चीज ही ऐड हो रहा है, 1,93,98 और 10,05,000। हाँ मैम आगे। अच्छा, हाँ, जो पूछ रहे थे कि मेटेरियल कंज्यूम्ड आना चाहिए, क्या मेटेरियल कंज्यूम्ड लेबर में आएगा? सोचो। नो मैम। नहीं, नहीं आएगा। सैलरी आएगा? सैलरी तो रिलेटेड होता ही है एम्प्लॉय से, क्या सैलरी आना चाहिए? यस मैम। हाँ, ये आ जाएगा। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, इसका भी एक प्रोविजन होता है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है, ये स्पेशल आइटम्स बोल रखे ना, इसका रूल्स होता है। ट्रेनिंग कॉस्ट को हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं जोड़ सकते, ठीक है। ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उसे हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट में नहीं ऐड करते हैं। ट्रेनिंग कॉस्ट को प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं करते। जैसे कि कोई रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो गया, जैसे कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर बोलते हैं इसे, ठीक है। अगर लेबर टर्नओवर से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है, हम लास्ट में लिखवा देंगे, अभी एक बार बता देते हैं क्यों ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगा। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है लेबर का मूवमेंट। जब लेबर बार बार एक जगह से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करके चला जाता है, जब भी नया कोई लेबर आ रहा है तो उसको हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अगर उसे नहीं पता है तो। ये ट्रेनिंग का जो कॉस्ट है ना, इसे लेबर कॉस्ट नहीं माना जा रहा है कि लेबर को रखने के लिए हम लोग ट्रेनिंग, तो वैसे तो सारा चीजें लेबर कॉस्ट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये माना जा रहा है कि लेबर टर्नओवर हो रहा है या फिर रिक्रूटमेंट हो रहा है, इस वजह से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, नया रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो कोई भी रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो गया, कोई भी ट्रेनिंग कॉस्ट हो गया, मतलब लेबर का नए रिक्रूटमेंट या फिर ऑलरेडी कोई चला गया है उसके जगह पे रिक्रूट कर रहे हैं तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा कोई भी टर्नओवर रिलेटेड, टर्नओवर का मतलब यहाँ पर मूवमेंट होता है, लेबर का जो मूवमेंट हो रहा है उस वजह से अगर कोई भी कॉस्ट इंक्लूडेड होता है तो वो लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। तो लेबर एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो लेबर कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, इसी वजह से 2 लाख जो है ये हमारा यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। 2 लाख जो है ये हमारा लेबर कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं होगा। नेक्स्ट है परक्विजिट। तो बताओ परक्विजिट आएगा? क्या आएगा। लगता है? यस। आएगा। अच्छा, परक्विजिट कितना बोला है यहाँ पर? 4,50,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, क्या ये आएगा? ग्रेचुइटी फंड लेबर से रिलेटेड है कि? आएगा, ठीक है। आएगा। अच्छा, हाँ आएगा। स्पेशल सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी। अच्छा, एम्प्लॉय को कंपनी जो सैलरी दे रहा है उसमें गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल रहा है 2,75,000 का, फिर इसको क्या करना चाहिए? मतलब कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलता है तो उसे हम लोग रिकवरी मानेंगे ना। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे 15 लाख, लेकिन उसमें से 2,75,000 तो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी भेज रहा है, तो ये हमें क्या करना चाहिए? अपना लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें फिर ये 2 माइनस लाख होगा।
माइनस कर देंगे, या तो एकदम एंड में माइनस कर दो सब्सिडी रिसीव बोल के, या फिर डायरेक्टली यहाँ 15 लाख से माइनस कर सकते, क्योंकि बोल ही दिया है सब्सिडी किस चीज का है, सैलरी पे मिल रहा है, ठीक है। तो 15 लाख तो हो रहा है, लेकिन हमें 15 लाख देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2,75,000 तो सब्सिडी मिल रहा है, तो इतना कम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम इम्प्लॉय आउट ऑफ परक्विजिट एक्सटेंडेड, परक्विजिट जो पे कर रहे हैं परक्विजिट के लिए, उसमें रिकवरेबल है इम्प्लॉय से 35,000, तो इसको क्या करना चाहिए, अगर इम्प्लॉय खुद 35,000 पे, लेस हो जाएगा, ये परक्विजिट से ये वाला यहाँ से लेस हो जाएगा, तो ये इससे रिलेटेड हो गया, तो ये सब आइटम आएगा। अच्छा, और यहाँ पर देखो नेक्स्ट बोल रहा है लीज रेंट फॉर एकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज, क्या ये आएगा, लीज रेंट पे कर रहा है कंपनी, एम्प्लॉय लोगों को एकोमोडेशन प्रोवाइड किया है, लीज रेंट दे रहा है, आएगा, ठीक है। फेस्टिवल में बोनस मिला है, क्या ये आना चाहिए, फेस्टिवल बोनस, हाँ ये भी आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बोला है देखो अनएमोटाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू ए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, ठीक है, कोई एक काम चल रहा था जो कि डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है, उसमें जो एम्प्लॉय कॉस्ट था वो अनएमोटाइज्ड है, अनएमोटाइज्ड का मतलब, एमोटाइज्ड का मतलब होता है राइट ऑफ करना, ठीक है, राइट ऑफ करना, लेकिन ये अमाउंट हम लोग राइट ऑफ नहीं किए हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, तो इसका भी रूल्स ये होता है कि किसी भी तरह का अनएमोटाइज्ड अमाउंट है कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस का, तो वो एम्प्लॉय कॉस्ट में एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं किया जाता है, मतलब वो एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो अनएमोटाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट ये हम लोग इंक्लूडेड नहीं करेंगे, ये एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होता है, मतलब कोई काम बंद हो गया है उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट का इतना अमाउंट राइट ऑफ करना था जो हम लोगों ने नहीं किया, तो उससे इस एम्प्लॉय कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसी कंसेप्ट की वजह से नहीं इंक्लूडेड होता है, क्योंकि ये कुछ दूसरे ऑपरेशंस का था, जो ऑपरेशंस मतलब जो काम चल रहा था वो बंद हो गया, जहां पर लेबर कॉस्ट हम लोगों ने जितना दिखाया था उसमें ये 90,000 हम लोगों ने राइट ऑफ नहीं किया, तो उसका यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए ये चीज यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होगा जो लेबर कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर इसी लेबर कॉस्ट में ही इंक्लूडेड होगा जिसका भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ दूसरे ऑपरेशंस का है, तो उससे यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं है, तो पहले कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम लिखवा देते हैं क्या क्या इंक्लूडेड नहीं होता है। कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट, सैलरी, सैलरी है 15 लाख, यहां से लेस कर सकते हैं हम लोग सब्सिडी, यहां से लेस कर देते हैं, लेस सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, सब्सिडी $2,75,000, हाँ, तो 15 लाख 12,25,000, एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट नहीं आएगा, परक्विजिट आ जाएगा, नेट लिख देते हैं, नेट परक्विजिट कॉस्ट, $4,50,000 minus 35,000, $4,15,000, ये हो गया नेट परक्विजिट कॉस्ट। अच्छा, उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेचुइटी फंड 4 लाख, लीज रेंट फेस्टिव बोनस, लीज रेंट फेस्टिव बोनस, बोनस तो 50,000 था, और लीज रेंट है 3 लाख,
बस, और तो कुछ नहीं आएगा, ऐड कर लेते हैं। 4 लाख 4 लाख 8 लाख 15,000, 4 4 8 8 और 3 11 लाख 65,000, 11 लाख 65,000 प्लस 12 लाख 25,000, 23 लाख 90,000। एम्प्लॉय कॉस्ट। अच्छा, अब थोड़ा सा लिखवा देते हैं क्या क्या एक्सक्लूडेड होगा, ठीक है। तो इसके अलावा सभी इंक्लूडेड होगा, तो इंक्लूडेड का लिस्ट लिखवा नहीं रहे, सिर्फ एक्सक्लूडेड लिखवा देते हैं तो समझ में आ जाएगा। एक्सक्लूडेड क्या क्या होता है? एक्सक्लूडेड फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट। अगर कोई नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रेमुनरेशन टू नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है और हमें एम्प्लॉय कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, तो ये हम लोग इंक्लूडेड नहीं करेंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, वो भी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ये कैलकुलेट नहीं होता है, मतलब इंक्लूडेड नहीं होता है। जैसे कि 25,000 यहाँ पर हम लोगों ने लिस्ट करके दिखाया था, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ये इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा। अच्छा, नेक्स्ट होता है any abnormal payment, any abnormal payment to employee, ये नहीं होगा इंक्लूडेड। कोई भी किसी तरह का पेनल्टीज, जो हम लोग देखे थे इस क्वेश्चन में, एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में पेनल्टी लग गया था प्रोविडेंट फंड के रूल्स का वेरिएशंस को नहीं फॉलो करने की वजह से, तो पेनल्टी किसी भी तरह का डैमेजेस पेड टू स्टैट्यूटरी अथॉरिटी और थर्ड पार्टी, ये कभी भी एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा। जैसे हम लोगों ने पीएफ का जो गलती किया है उसका हमें पेनल्टी भरना पड़ रहा है, लेकिन वो तो हम लोग एम्प्लॉय को नहीं दे रहे हैं, ठीक है। वो जो पेनल्टी है तो वो गवर्नमेंट को दे रहा है, यानी थर्ड पार्टी को दे रहा है या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को दे रहा है, जिनको वो पेनल्टी का पैसा मिलना चाहिए, तो वो हमारे एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या नहीं आएगा? कॉस्ट रिलेटेड टू लेबर टर्नओवर, लेबर का मूवमेंट के वजह से अगर कोई कॉस्ट लग रहा है, जैसे कि इसमें हम लोगों ने देखा रिक्रूटमेंट कॉस्ट हो सकता है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग कॉस्ट, इस तरह का कोई कॉस्ट होगा। और अनएमोटाइज्ड, ये अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा, अनएमोटाइज्ड अमाउंट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अच्छा। और अगर कोई रिकवरी हो रहा है एम्प्लॉय से, वो भी एक्सक्लूडेड हो जाएगा, रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉय, किसी भी तरह का रिकवरी हो रहा है, जैसे परक्विजिट का रिकवरी हो रहा है या फिर किसी भी तरह का रिकवरी अगर हो रहा है, तो वो हमारा इंक्लूडेड नहीं होगा, एक्सक्लूडेड होगा। अच्छा, तो ये देखो, ये इसके अलावा बाकी सारा चीज ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो होमवर्क था वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आज करेंगे ओवर टाइम, ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर कॉस्ट एंड इफेक्टिव वेज रेट पर आवर। आज हम लोग करेंगे ओवर टाइम वेजेस एंड ट्रीटमेंट, ओवर टाइम वेजेस और उसका ट्रीटमेंट, ओवर टाइम वेजेस एंड ट्रीटमेंट।
तो ओवर टाइम वेजेस का एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था, एकदम सेकंड नहीं फर्स्ट या सेकंड वाला क्वेश्चन था, जहां पर एक ओवर टाइम था XYZ 3 अलग अलग जॉब था, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने ओवर टाइम देखा था डबल लिखा हुआ था, ठीक है, डबल था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, ये 75 का डबल, ये देखो ओवर टाइम हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पर एक ओवर टाइम का छोटा सा पॉइंट आया था, लेकिन आज हम लोग पूरा ओवर टाइम पे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या होता है। तो सबसे पहला बात है कि ओवर टाइम क्या होता है। देखो, ओवर टाइम मतलब नॉर्मली जो टाइम फिक्स्ड है उससे ज्यादा अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम, ठीक है। जैसे नॉर्मली मान लो कि तुम लोग डेली में 7 घंटा पढ़ते हो, ठीक है, डेली मान लो 7 आवर्स पढ़ रहे हो, डेली 7 आवर्स पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल है, ठीक है, 7 आवर्स पढ़ रहे हो, लेकिन जब एग्जाम टाइम आ रहा है तो तुम लोग मान लो 10 आवर्स पढ़ रहे हो एग्जाम टाइम पे, ठीक है, 10 आवर्स पढ़ रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा 3 आवर्स पढ़ रहे हो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे ओवर टाइम, ठीक है। तो ये 10 आवर्स में 7 आवर्स हो जाएगा नॉर्मल टाइम, 7 आवर्स हो गया नॉर्मल टाइम, और जो 3 आवर्स एक्स्ट्रा जो तुम लोग का डेली रूटीन से बाहर है, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, इसे हम लोग बोलेंगे ओवर टाइम। तो ओवर टाइम का मतलब होता है ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम, ठीक है, ओवर टाइम का मतलब ही क्या होता है, ओवर एंड अबव द नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम से जितना ज्यादा हम लोग काम करेंगे उसे ही ओवर टाइम बोला जाता है। तो लेबर का रूल्स क्या होता है, देखो लेबर का रूल्स ये है कि फैक्ट्रीज एक्ट है, एक्चुअली फैक्ट्री एक्ट 1948 के हिसाब से नॉर्मली एक वर्कर को, ठीक है, नॉर्मली एक वर्कर को कितना टाइम काम करना है, 9 आवर्स पर डे, ठीक है, ये रूल्स है, ठीक है, ये रूल्स है, 9 आवर्स पर डे एक वर्कर काम करता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948। अगर कोई वर्कर 9 आवर्स से 1 घंटा भी ज्यादा काम करता है, जैसे कि 10 आवर्स हो गया, 11 12 जो भी हो, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे ओवर टाइम। अगर इससे ज्यादा कोई भी काम करेगा तो इसे हम लोग बोलेंगे ओवर टाइम। तो मोर देन 9 आवर्स इन ए डे इज कॉल्ड ओवर टाइम, ये फिक्स्ड है, ठीक है। और फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से चल रहा है, फैक्ट्री है उन लोगों का, तो फैक्ट्रीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, तो उस केस में 9 आवर्स से ज्यादा अगर काम करवाएगा तो उसे ओवर टाइम माना जाएगा, ठीक है। तो ओवर टाइम अगर कोई इंप्लॉय करता है तो उसे क्या पेमेंट एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑब्वियसली नहीं, तो वो ओवर टाइम क्यों करेगा, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि कोई 10 घंटा, मान लो 9 घंटा काम करने का 10 रुपए करके 90 रुपीज मिलता है, तो कोई अगर मान लो 12 घंटा काम कर लिया तो उसे 10 रुपए करके 120 रुपए मिलेगा। क्या ये जस्टिफाइबल है, या फिर बोलो ऐसा होने से क्या कोई इंप्लॉय ओवर टाइम करेगा। अगर ओवर टाइम करने का भी, ओवर टाइम फिर कितना हो गया, 9 घंटा से कितना ज्यादा काम कर लिया, ओवर टाइम कितना हो गया, 3 घंटा। 3 घंटा। तो 3 घंटा के लिए क्या कोई बेनिफिट हुआ उसे, 3 घंटा एक्स्ट्रा जो काम किया उसने ऑर्गेनाइजेशन में, क्या कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। अगर उसे 10 रुपए करके ही मिलेगा तो फिर वो क्यों ओवर टाइम करेगा, ये सोचो। अगर उसे 10 रुपया करके मिलेगा मतलब 9 घंटे का 90 रुपीज, 3 घंटे का और काम कर लिया, यहाँ पर मिल गया 30 रुपीज, तो वो बोलेगा हम कल आके करेंगे, मुझे अगर 10 रुपए करके मिलेगा तो हम ओवर टाइम क्यों करें, हम कल आके काम करेंगे ना, कल फिर 9 घंटे में वो 3 घंटे का काम कर देंगे, हम क्यों अभी एक्स्ट्रा काम करें। लेकिन अगर उसे बोला जाए कि आप 9 घंटे से ज्यादा अगर काम करोगे तो हर 1 आवर के लिए आपको डबल मिलेगा, डबल पैसा मिलेगा। जैसे लास्ट दिन हम लोगों ने एक सम्स किया था, वहां पर देखा था कि ओवर टाइम का पेमेंट डबल, एक्चुअली वो फैक्ट्री एक्ट का रूल्स ही है कि ओवर टाइम करने पे किसी भी लेबर को नॉर्मली जो पैसा मिलता है उससे डबल मिलेगा। तो ये 3 घंटे के लिए उसे 10 रुपया नहीं, कितना करके मिलेगा, बताओ कितने करके 20 मिलेगा, रुपए 20 रुपए। 20 रुपए, ठीक है, तभी तो उसको भी कुछ बेनिफिट होगा ना, तो 60 रुपीज उसे मिलेगा तभी जाके वो काम करेगा, ठीक है। तो ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट होना चाहिए। तो ओवर टाइम जो है, ओवर टाइम करने से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा पेमेंट कैसे होगा, ये एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगा ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट,
जो भी नॉर्मल वेज रेट रहेगा, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है, जो भी नॉर्मल वेज रेट रहेगा उसका डबल पे करना पड़ेगा। इसका मतलब कोई अगर 9 घंटे की जगह 12 घंटा काम कर रहा है तो उसको कितना मिलेगा, 90 तो मिलेगा ही मिलेगा। पहले ये स्लॉट का कैलकुलेशन हो जाएगा 10 करके, ठीक है। उसके बाद उसे एक्स्ट्रा 3 आवर्स के लिए 60 रुपीज मिलेगा, यानी उसको 90 प्लस 60 टोटल मिल जाएगा 150 रुपीज, ठीक है। ये होगा टोटल वेजेस पेमेंट, ठीक है। ये जो 60 रुपीज हो रहा है ये प्रीमियम, इसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, ठीक है, प्रीमियम फॉर ओवर टाइम। अच्छा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ओवर टाइम के चक्कर में कहीं वर्कर कंपनी को धोखा तो नहीं दे रहा है। मतलब धोखा कैसे दे सकता है, जैसे मान लो कि इनको पता है कि 9 घंटा काम करेंगे तो @10 करके ही मिलेगा, सारे लेबर को पता है, ठीक है। लेकिन अगर 9 घंटे से ज्यादा काम करेंगे तो @20 करके मिलेगा, जितना भी ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। एवो मतलब ग्रेटर देन 9 आवर्स अगर करेंगे तो हमें @20 करके मिलेगा। तो वर्कर ऐसा कर सकता है कि 9 घंटे में जो काम करना था वो नहीं किया, ठीक है, धीरे धीरे कर रहा है या फिर बैठा है, बैठ के ही टाइम बिता दिया, किसी को पता भी नहीं चला, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली उसने 9 घंटे में मतलब जोर से जोर 4 घंटा अच्छी तरीके से काम किया, बाकी 5 घंटा इधर उधर करके बिता दिया। फिर क्या किया, फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर मान लो एक्स्ट्रा 3 घंटा और काम कर लिया, ठीक है। 3 घंटा काम करके या फिर 4 घंटा कर लिया, ठीक है, 4 घंटा काम करके @20 यानी 80 रुपीज जो है वो एक्स्ट्रा लेके चला गया। इधर बोल रहे हैं हम 9 घंटा ड्यूटी दे चुके हैं तो मुझे 90 रुपीज दे दीजिए, और मैंने 4 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, ओवर टाइम किया, तो मुझे 20 रुपीज के हिसाब से 80 रुपीज दे दीजिए, यानी यहाँ पर हो गया 170 रुपीज मुझे दे दीजिए, ये वो बोल सकता है। और क्या करेगा, यहाँ पर देखो एक्चुअली ये 4 घंटा जो बिता दिया फालतू में बैठ के, ये 4 घंटे में ही वो काम कर सकता था, तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान है। ऑर्गेनाइजेशन का आज का काम पूरे 9 घंटे का ही था, इसमें ओवर टाइम का तो जरूरत ही नहीं था, 9 घंटे का ही काम था। लेकिन वर्कर देख रहा है कि अगर हम अभी काम नहीं करते हैं, हम इसी काम को ओवर टाइम पे कर देंगे, ठीक है, ओवर टाइम पे करेंगे तो मुझे 20 रुपए करके मिल जाएगा, तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा लॉस हो जाएगा, उसका जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि लेबर ऐसा कर रहे हो, तो इसे इसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए हमें एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करना चाहिए, ताकि कोई ऐसा नहीं कर सके, ठीक है, ताकि ताकि ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो ये चीज देखना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं टू मिनिमाइज overtime cost, we need to appoint a सुपरवाइजर, ताकि वो देख पाए, ठीक है, कि वो देख पाए कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब वो चेक कर पाए कि जो लेबर है वो अपना टाइम नॉर्मल जो अपना वर्किंग टाइम है क्या वो आइडल बिता रहे हैं, अगर ऐसा बिता रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का लॉस हो जाएगा। तो सुपरवाइजर का काम क्या है, टू चेक if a labor is spending his normal time as idle or not, ठीक है, ये चेक करना उनका काम रहेगा। अच्छा, तो हमेशा एक वर्कर को जो वेज रेट है इसमें क्या बोलते हैं उसे, ओवर टाइम में डबल मिलेगा नॉर्मल वेज रेट का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये पूरा रूल्स जो है, ए वर्कर इज एंटाइटल्ड टू entitled at double the rate of his wages if he worked beyond 9 hours in a day or 48 hours
in a week whichever is higher। ठीक है, तो रूल्स ये है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट के हिसाब से है। ठीक है, ये जो फैक्ट्रीज एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ठीक है, इसके हिसाब से क्या है, रूल्स ये है कि एक वर्कर को जो डेली का वेजेस मिलता है उससे डबल रेट पे वेजेस मिलेगा अगर वो 9 घंटे से ज्यादा काम करता है एक दिन पे, या फिर वीकली अगर कैलकुलेट किया जाए तो वीकली 48 आवर्स इन ए वीक विच एवर इज हायर। ठीक है, तो देखो ये कैसे होगा, एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज 3 वर्कर है ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर हम डेज लिख देते हैं, डेज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, और यहाँ पर लिख देते हैं वर्कर ए बी सी, इनका लिख देते हैं आवर्स वर्क। अच्छा, यहाँ पर 9 आवर्स 9 आवर्स 9 आवर्स, सिर्फ लास्ट में 8 और 4, बाकी सब 9 आवर्स करके दे देते हैं। तो ये कितना हो रहा है चेक करते हैं। 9 करके 4 बार लिखा ना मैंने, 9 इंटू 4 36 प्लस 8 प्लस 4, तो यहाँ पर हो गया 48 आवर्स। तो ए वर्कर 48 आवर्स काम किया है। ठीक है, एक हफ्ते में, क्योंकि ये पूरा 1 वीक का डेटा लिखा हुआ है, मंडे टू सैटरडे। उसके बाद यहाँ पर सारा ही 9 कर देते हैं, बी जो है 9 करके। ठीक है, तो 9 इंटू 6 54 आवर्स। अच्छा, और सी जो है इसने 12 12 12, और ये 2 दिन काम नहीं किया है, तो 12 इंटू 4 यानी 48 आवर्स। ठीक है, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन बना लिया। और जो नॉर्मल वर्किंग टाइम है वो है हमारा 9 आवर्स पर डे। ठीक है, नॉर्मल वर्किंग टाइम है 9 आवर्स पर डे। और अगर एक दिन का 10 रुपया मिलता है, ठीक है, एक दिन का अगर 10 रुपया मिलता है तो इनको कितना पेमेंट मिलेगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक दिन का अगर 10 रुपया मिलता है, हम यहीं पर करके दिखा देते हैं। तो ए बी सी का पेमेंट क्या क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं ए। बताओ ए को कितना पेमेंट मिलेगा, हम इसी के हिसाब से मंडे ये जो बना हुआ है ना, इसी के साइड साइड में लिख देंगे। तो ए को क्या क्या पेमेंट मिलेगा ये बताओ। तो ए ने मंडे 9 आवर्स काम किया है। ठीक है, तो पहला बात है कि ए को क्या ओवर टाइम मिलना चाहिए। ओवर टाइम कहीं पर भी ए ने किया है, पर डे के हिसाब से देखो, क्या पर डे के हिसाब से ए ने एक बार भी ओवर टाइम किया है, देखो एक दिन में 9 नो मैम। घंटे नहीं किया। लेकिन और एक रूल्स भी था ना, हमें देखना है 9 आवर्स इन ए डे, उससे ज्यादा करने से ओवर टाइम होगा, जो हमारा नहीं हुआ। लेकिन और एक चीज भी होगा, अगर 48 आवर्स, ठीक है, 48 आवर्स इन ए वीक, उससे अगर ज्यादा होता है ना, लाइन पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, इफ ही वर्कड बियॉन्ड, मतलब 9 आवर्स से या फिर एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा, क्या वीकली भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका ओवर टाइम, या फिर वीकली भी ओवर टाइम नहीं मिलेगा। बताओ, दोनों रूल्स ही चेक कर लेना है। क्या वीकली ओवर टाइम मिलेगा, 48 आवर्स से ज्यादा काम किया नो है? मैम। नहीं, तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा। तो अगर 10 रुपया है एक दिन का वेज रेट, सपोज इस क्वेश्चन का हम वेज रेट लगा देते हैं, नॉर्मल वेज रेट एट द रेट ऑफ 10 करके, तो बताओ कितना हो जाएगा, ए को कितना मिलेगा, 9 इंटू 10, हाँ पहले 90, फिर 9 इंटू 10 90, 9 इंटू 10 90, 9 इंटू 10 90, फिर 8 इंटू 10 80, और 4 इंटू 10 40, तो टोटल देखो कितना होता है 90 करके 480। 480। अच्छा, ये हो गया 480। चलो अब बी का चेक करते हैं, बी का क्या हो जाएगा, बी का चेक करो। बी का डे हिसाब में देख लेते हैं, 9999 करके है। वैसे डे डे में कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ओवर टाइम नहीं हो रहा है, लेकिन वीकली अगर देखें तो 48 आवर्स से ज्यादा है ना, वीकली अगर देखें तो 48 आवर्स से ज्यादा है। तो उसका क्या होगा, ओवर टाइम उसे मिलेगा। तो नॉर्मल वेजेस तो जो मिलेगा वो मिलेगा, ओवर टाइम भी मिलेगा। तो ओवर टाइम कितना मिलेगा और कौन सा लेना चाहिए, देखो विच एवर इज हायर। ठीक है, विच एवर इज हायर, 9 आवर्स करके, तो 9 आवर्स से ज्यादा तो किया नहीं है उसने। फिर चेक करते हैं क्या 48 आवर्स से ज्यादा किया है, हाँ किया है। कितना टाइम ज्यादा किया है, 48 आवर्स से तो 6 ज्यादा आवर्स। किया, 6 आवर्स, तो इसी हिसाब से उसे मिलेगा। ठीक है, 6 आवर्स। तो ठीक है, पहले यहाँ पर देख लेते हैं 9 घंटे का कितना मिलेगा। ये 9 घंटे हिसाब से ही मिलेगा 90, फिर 9 घंटे का 90, ये तो सब 90 करके ही मिलेगा।
अच्छा ये कितना हो गया 90 करके, तो ये मिलेगा 90 इंटू 6 540, ठीक है। ये नॉर्मल वेजेस कैलकुलेट हो रहा है अभी 540। ओवर टाइम लिख के दिखाते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी का देखो, सी को कितना मिलेगा, सी का है 12 12 12 करके है, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। तो पर डे अगर हम लोग देखें, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, 9 आवर्स से ज्यादा है, ये सब जगह पे देख सकते हैं, लेकिन वीकली अगर देखें तो 48 आवर्स से ज्यादा नहीं है, तो हमें क्या फिर ओवर टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होने से होगा ना, बियॉन्ड 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, 48 आवर्स अगर देखेंगे तो उसे फिर मिलेगा ही नहीं ओवर टाइम, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, 9 आवर्स वाला चेक करना चाहिए। तो इस केस में 9 इंटू 10 ये तो पहले मिलेगा ही, और ओवर टाइम के लिए 20 करके, तो बताओ कितना ओवर टाइम किया है, 12 घंटा अगर है तो कितना ओवर टाइम किया है, 150 150, ये 3 हो जाएगा ना, 90 प्लस 60, हाँ 150 हो गया, 150। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये ऊपर 150, ठीक है। यहाँ पर भी 150 हो जाएगा, ये भी 150, ये भी 150, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ बस यहाँ पर कुछ नहीं होगा। तो 150 करके 4 बार कितना हो गया 600, ठीक है, 600 रुपीज हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे कि इनको वीकली हिसाब से भी हम लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने डे हिसाब से चेक कर लिया, वीकली हिसाब से भी चेक करके देखते हैं। देखो वीकली हिसाब से कैसा पेमेंट होगा, अगर वीकली देखते हैं 48 आवर्स पर वीक के हिसाब से, विच एवर इज हायर मिलेगा ना। तो ये देखो ए बी सी, तो ए का वीकली काम कितना हुआ है 48 आवर्स इंटू 10, ठीक है 480, क्योंकि ओवर टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वीक के हिसाब से भी 48 आवर्स से ज्यादा काम करने से जो है ओवर टाइम माना जाता है। तो 54 आवर्स है वीकली, तो 48 आवर्स पे तो उसे कितने मिलेंगे 10 रुपीज करके 480 मिलेगा, और 6 आवर्स जो ज्यादा काम किया है उस पे 20 करके मिलेगा, कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो टोटल 600। और जो वर्कर सी है उसका चेक करते हैं, वर्कर सी का वीकली 48 आवर्स है, 48 इंटू 10, तो ये हो गया 480 आवर्स, ठीक है, 480 रुपीज। तो कितना पेमेंट मिलना चाहिए, तो वर्कर ए का अगर डेली बेसिस पे करते हैं तो भी 480 आता है, नॉर्मल बेसिस पे करते हैं, सॉरी वीकली बेसिस पे करते हैं तो भी 480 आता है, तो कोई चेंजेस नहीं है। बी का 540 आया, इस हिसाब से करने से 600 आ रहा है, तो फिर बी को कितना मिलेगा, क्योंकि बोला है विच एवर इज हायर, ठीक है। तो ए वर्कर इज एंटाइटल एट डबल द रेट ऑफ हिज वेजेस इफ द वर्कर वर्कड बियॉन्ड 9 आवर्स इन ए डे, ठीक है, 9 आवर्स इन ए डे और 48 आवर्स इन ए वीक, जो कि बी के केस में 48 आवर्स इन ए वीक वाला कंसेप्ट फुलफिल हो रहा है। विच एवर इज हायर, तो 9 आवर्स के हिसाब से तो 540 मिल रहा है, यहाँ पर 600 मिल रहा है, तो बी को कितना पेमेंट मिलेगा 600 या 540, विच एवर इज हायर बोला है, कौन सा पेमेंट मिलेगा फिर बी को 600, ठीक है। अच्छा सी का देखो, यहाँ पर 600 है और यहाँ पर भी यहाँ 480 आ रहा है, तो फिर सी को कौन सा पेमेंट मिलना चाहिए, किस हिसाब से मिलना चाहिए, विच एवर इज हायर, तो सी को कौन सा मिलेगा, सी को हमें किस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, ये बात पर डे हिसाब से, ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है। अच्छा ये तो गया फैक्ट्रीज एक्ट, लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कवर नहीं हो रहा है तो क्या होगा, कोई केस अगर ऐसा है जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है, तो ओवर टाइम पेमेंट कैसे होगा, देखो इफ एनी केस is not covered by Factories Act 1948, then overtime payment is to be decided through mutual agreement
between मैनेजमेंट एंड लेबर। तो अगर कोई भी रीजन से फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है ओवर टाइम पेमेंट का सिचुएशन, तो क्या होगा इन दैट केस, जो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा मैनेजमेंट, कंपनी के मैनेजमेंट और लेबर के अंदर, ठीक है, तो उसी हिसाब से ओवर टाइम का पेमेंट फिर फिक्स किया जाएगा। अच्छा, अब हम लोग ट्रीटमेंट देखेंगे। ओवर टाइम वेजेस देने से तो कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है, तो फिर वो ओवर टाइम क्यों दे रहा है, और अगर दे रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्टिंग। तो ओवर टाइम जो है वो 3 रीजन से हो सकता है। पहला रीजन ये है कि ओवर टाइम इसलिए करवाना पड़ रहा है कि अचानक से मान लो बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्डर आ गया है, किसी भी एक कस्टमर ने अचानक से ऑर्डर कर दिया है, जो हम लोग मान लो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, हम लोग फर्नीचर बनाते, चेयर बनाते, अचानक से उसने बोला कि मुझे 10 दिन के अंदर 1000 पीसेस चेयर चाहिए, ठीक है, 10 दिन के अंदर 1000 पीसेस चेयर चाहिए। अब जितने अवेलेबल वर्कर है वो जितना टाइम काम करते हैं, अगर उतना ही काम करेंगे तो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कर से ओवर टाइम करवा सकते हैं। तो अचानक से कस्टमर का नीड हो गया है, ठीक है, कस्टमर ने हमें बोल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर कस्टमर हमें ऑर्डर दिया है और उसे उसका ऑर्डर जो है वो 10 दिन के अंदर ही हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज वो अपना ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमें ओवर टाइम करवाना पड़ रहा है। तो फिर ये ओवर टाइम का जो खर्चा है, क्योंकि मुझे तो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा वर्कर को, तो ये ओवर टाइम का खर्चा कहां पर चार्ज करना चाहिए, तो ये ओवर टाइम का खर्चा चार्ज करना पड़ेगा उसी पर्टिकुलर कस्टमर पे। क्या हम लोग सारे चेयर का प्राइस बढ़ा दें, मान लो कि एक चेयर बनाने का वर्कर का खर्चा आ रहा था 300 रुपए, लेकिन ओवर टाइम के वजह से वही हो गया 400 रुपए, ठीक है, और चेयर का दाम जो हो रहा था सपोज 700 रुपए करके सारा चीज को जोड़ के, ठीक है, और ओवर टाइम के वजह से वो हो गया 800 रुपए। क्या हम लोग सारे चेयर का प्राइसेस 800 रुपए रख दें, या फिर पर्टिकुलर उसी कस्टमर को 800 रुपए में हमें बेचना चाहिए जिसके वजह से हमारा ओवर टाइम लगा है, क्योंकि उनका डिमांड था और उन्होंने बोला भी है कि ठीक है हम आपको जो भी पैसा लगे हम दे देंगे, लेकिन मुझे मेरा सामान चाहिए, ठीक है, मुझे मेरा चीज, मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे टाइम पे चाहिए। तो क्या हमें सिर्फ पर्टिकुलर उसी जॉब पे उस खर्चे को दिखाना चाहिए, या फिर ऑन दैट मोमेंट जितने भी प्रोडक्शन में सबका प्राइस बढ़ा देना चाहिए, बताओ। हम पर्टिकुलर सिर्फ उसी आदमी का। हाँ पर्टिकुलर सिर्फ, हाँ पर्टिकुलर सिर्फ उसी ऑर्डर पे जितने सारी चीज बनेंगे उसी का प्राइस, क्योंकि उसी से लेंगे एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि उसी को जल्दी था, उनको चाहिए था, इसी वजह से, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा। तो इफ द ओवर टाइम occurs due to the desire or request of the customer, then the entire amount of overtime, जितना भी overtime पे खर्चा हुआ, will be charged to only that particular job, उसी काम पे ही चार्ज होना चाहिए, बाकी चीजों पे चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ओवर टाइम हमें पे करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ओवर टाइम देखो, नॉर्मली कोई नहीं चाहेगा कि उसका ओवर टाइम लगे, लेकिन अगर ऐसा डिमांड आएगा, बेचना है प्रोडक्ट, ठीक है, सेल बढ़ रहा है, तो ओवर टाइम देके भी काम करवाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, और एक वजह से भी ओवर टाइम लग सकता है कि अगर कंपनी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जो भी प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो उनके पास
पूरे साल भर ही मतलब ओवरलोडेड ऑर्डर रहता है, ठीक है, मतलब इतना ऑर्डर रहता है कि वो सप्लाई दे ही नहीं पाते, तो उनको हमेशा लेबर लोगों से ओवरटाइम करवाना पड़ता है, ठीक है, हमेशा, ठीक है। उनका इतना गुडविल है कि बहुत ज्यादा ऑर्डर आता है, ऑर्डर लेते भी है टाइम पे, ऑर्डर जो है वो सप्लाई भी दे देते हैं, और इस वजह से उनको अपने फैक्ट्री में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लेबर के साथ जो है, लेबर को जो है ओवरटाइम करवाना पड़ता है। तो इस केस में बोलो, क्या जो ओवर टाइम वेजेस पे करना पड़ रहा है, तो क्या वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे होगा या सारे के सारे प्रोडक्ट पे होगा? ये अगर सारे साल में ही ये हालत रहता है, तो क्या सारे प्रोडक्ट पे वो ओवर टाइम चार्ज होगा, या फिर पर्टिकुलर किसी जॉब में या पर्टिकुलर किसी कस्टमर से ही चार्ज करेंगे, या सारे कस्टमर से चार्ज करेंगे? सबसे करेगा क्योंकि पूरे साल तो करता है। हाँ, सबसे चार्ज करेगा, ठीक है, क्योंकि इतना डिमांडिंग है कि वहां मतलब उनका कुछ प्रोडक्ट लेना है तो ज्यादा प्राइस देके ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उनको बनवाना ही पड़ता है ओवर टाइम पे करके, ठीक है, अदरवाइज वो डिमांड फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उनका इतना गुडविल है कि उनके पास बहुत ज्यादा डिमांड आता है, और गुडविल तभी बना हुआ रहेगा अगर डिमांड को फुलफिल कर पाए, अगर रिजेक्ट कर देंगे तो फिर गुडविल नहीं रहेगा, ठीक है। इफ द ओवर टाइम occurs due to the जनरल प्रेशर ऑफ वर्क, मतलब ये नॉर्मल सा बात है, ये कोई स्पेशल ऑर्डर के लिए नहीं है, प्रेशर, काम का प्रेशर, ये पूरे साल भर ही रहता है। टू द जनरल प्रेशर ऑफ वर्क एंड इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए नॉर्मल features, then the overtime wages will be charged evenly टू ऑल कस्टमर, सारे कस्टमर से ही चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट ही महंगा बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट ही महंगा बनेगा। अच्छा, अब देखो एवरेज वेज रेट, इस केस में एवरेज वेज रेट कैसे कैलकुलेट होगा? एवरेज वेज रेट टू बी चार्ज्ड टू ईच जॉब, नॉर्मल वेजेस, नॉर्मल वेजेस पे करना पड़ता ही है, ऊपर से ओवर टाइम भी पे करना पड़ता है, ये टोटल अमाउंट पेड हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने टाइम के लिए पे कर रहे हैं, तो नॉर्मल वेजेस फॉर नॉर्मल टाइम और ओवर टाइम वेजेस फॉर ओवर टाइम, ये दोनों को डिवाइड करने से पता चल जाएगा कि वेज रेट कितना है, वेज रेट, ठीक है, एक जॉब पे कितना वेज रेट कैलकुलेट करना चाहिए। और एक वजह से हमें ओवरटाइम लग सकता है कि कुछ मिसमैनेजमेंट हो गया, कुछ एबनॉर्मल रीजन हो गया कि हम लोगों का टाइम पे ही काम कंप्लीट होने वाला था बट नहीं हो पाया, इस वजह से हमें लेबर को एक्स्ट्रा पैसा देके ओवरटाइम करवा के काम करवाना पड़ रहा है, मिसमैनेजमेंट की वजह से, कुछ अनफोर्सिन इवेंट के वजह से। तो क्या ये हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं? क्या ये हम लोग कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं? कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर या सभी से क्या हम लोग चार्ज कर सकेंगे कि ओवर टाइम हम लोगों ने इसलिए करवाया, हमारा मशीन ब्रेक डाउन हो गया, ओवर टाइम इसलिए करवाया, रॉ मटेरियल नहीं था, फ्लड आ गया था, या फिर कुछ भी, ठीक है, कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो, या फिर मान लो स्ट्राइक हो गया था, आग लग गया था, कुछ भी, तो क्या इस केस में जो भी हमारा ओवर टाइम लग रहा है, क्या हम लोग ये प्रोडक्ट पे चार्ज करके कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं? नहीं। नो मैम। नहीं। तो ये कहां पर चार्ज करना पड़ेगा? ये लॉस है, तो इसको कहां चार्ज करेंगे? लॉस होगा तो कॉस्टिंग, नहीं। हाँ, कॉस्टिंग पीएल में। इफ द overtime occurs due to mismanagement or due to any abnormal reason, then
overtime wages will be charged to costing profit and loss account। ठीक है, तो 3 रीजन मिला हमें ओवरटाइम वर्कर से ओवरटाइम करवाने का, और तीनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। अगर कोई स्पेशल कस्टमर ने कुछ स्पेशल डिमांड किया और उसको फुलफिल करने के लिए ओवरटाइम दे रहे हैं, तो उस सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ही हम लोग ज्यादा प्राइस लगाएंगे। लेकिन अगर सारे साल ही ओवरटाइम करवाना पड़ता है, काम ही हम लोगों का इस तरह का है, तो उस केस में हमें सारे प्रोडक्ट पे चार्ज करने का स्कोप मिलेगा, और हम लोग सभी कस्टमर से वो प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पेशल वेज रेट जो आएगा वो सारे कस्टमर पे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ एबनॉर्मल वजह से हो जाता है, तो उस केस में हम लोग उसको कॉस्टिंग पीएल में चार्ज करेंगे, उसको हम लोग कस्टमर से रिकवर नहीं करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ओवर टाइम पे हम लोगों ने इलास्ट्रेशन 1 कर लिया था, 2 कर लिया था। पहले ये वाला करते, इलास्ट्रेशन 5, फिर 4 करेंगे। अच्छा, इलास्ट्रेशन 5 देखो क्या बोल रहा है। इन ए फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज 100 पर आवर। ठीक है, एक फैक्ट्री में बेसिक वेज रेट है, मतलब जैसे मैंने 10 का एग्जांपल लिया था ना, ये वाला है 100। ठीक है, बेसिक वेज रेट है 100 पर आवर, एंड ओवर टाइम रेट्स आर एज फॉलोज। ओवर टाइम कैसे दिया जाएगा? बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स का मतलब है, जैसे कि एक फैक्ट्री में 9 घंटा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो कोई 9 बजे आके 6 बजे जा सकता है। ठीक है, कोई अगर 9 बजे आ रहा है और शाम को 6 बजे जा रहा है, तो वो 9 घंटा काम कर रहा है। ठीक है, अगर उसे ओवर टाइम करना है तो 6 बजे के बाद कर सकता है। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, या फिर 9 बजे के पहले आ सकता है, पहले आके कर सकता है। तो वही बोल रहा है, बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स अगर कोई ओवर टाइम करता है तो 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। तो कितना पेमेंट होगा बताओ? यहाँ पर डबल वाला सिस्टम नहीं है, मतलब ये क्या है, ये एग्रीमेंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्कर लोगों का। ठीक है, और उन्होंने ये माना है कि टाइम के आगे या टाइम के बाद अगर कोई काम करेगा, काम खत्म हो गया है टाइम, उसके बाद भी अगर कोई काम करेगा, तो उन्हें 175% ऑफ बेसिक वेज रेट मिलेगा एज अ ओवर टाइम वेज। तो ओवर टाइम वेज कितना हो गया इस केस में? 175% ऑफ बेसिक वेज रेट। तो कितना हो जाएगा? बेसिक वेज रेट तो हमें पता है, ये दिया हुआ है ना ऊपर, बताओ इसका कितना हो? 175। 175 हो जाएगा। इसका 175% मतलब 175। अच्छा, अगर कोई संडे या हॉलीडे में आके काम कर रहा है, तब मिलेगा 225% ऑफ बेसिक वेज रेट। तब बोलो कितना मिलेगा? इसको भी ओवर टाइम मानेंगे ना, संडे तो काम होता नहीं है, हॉलीडे में भी छुट्टी रहेगा, तो फिर भी कोई आके कर रहा है तो ओवर टाइम मानेंगे। तो कितना मिलेगा? 225। हाँ, पर डे का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवर टाइम का रेट पता चल गया। 2 अलग अलग रेट है। अगर नॉर्मल वर्किंग टाइम के आगे पीछे आके करने से 175, संडे या हॉलीडे में करने से 225। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर्स वेयर वर्कड। प्रीवियस ईयर में ये काम हुआ है, नॉर्मल टाइम 1 लाख आवर, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स 20,000 आवर्स, ओवर टाइम ऑन संडे एंड हॉलीडे 5,000 आवर्स, टोटल 1,25,000 आवर्स। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। फिर नीचे और भी कुछ बोल रहा है, द फॉलोइंग आवर्स हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। अच्छा, जॉब जेड एक काम हो रहा था, जिस जॉब का नाम है जॉब जेड, वहां पर नॉर्मल टाइम इतना, ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स बताया है, संडे एंड हॉलीडे का इतना ओवर टाइम बताया, टोटल इतना बता रखा है। हमें करने क्या बोल रहा है देख लेते हैं। You are required to calculate the labor cost chargeable to job Z and overtime, sorry, and overhead in each of the following instances। तो जॉब Z में कितना ओवर टाइम चार्ज हुआ है, लेबर कॉस्ट कितना लगा है, वो कैलकुलेट करने बोला है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं जॉब Z में ओवर टाइम कितना होगा। बताओ जॉब Z का टोटल टाइम कितना होगा। ये देखो, जॉब Z में नॉर्मल 1000 आवर्स काम हुआ है, तो 1000 आवर्स का कितना करके पेमेंट करना पड़ेगा बताओ? नॉर्मल जो 1000 आवर्स काम हुआ है 100 करके, 100। तो कितना हो जाएगा?
1 2 3 lakh। 4 5 1 लाख, ठीक है। 1 लाख हो रहा है या और भी ज्यादा होगा ये? नहीं, 1 लाख ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, ये 100 आवर्स कितना करके होगा? एट द रेट ऑफ 175 175, ठीक है, एट द रेट ऑफ 175। अच्छा 175, हाँ 70,000 हाँ। अच्छा, और ये संडे मैम और ये 17,000 होगा। 17,500 हाँ 17,000, ओ 17,500, हाँ। और ये संडे एंड हॉलीडे 225 225 एट द रेट ऑफ इंटू 25, 225 इंटू 25, 525 हाँ 56, 5625। हाँ 5625 हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से होगा। अच्छा, ये पहला वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या बोला है देखते हैं। ये पूरा टोटल करने से पता चल जाएगा कि जॉब जेड में कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है एंड ओवरहेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंसेस वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, कोई स्पेशल केस नहीं है, पूरे साल ही ओवर टाइम पे ही काम करवाया जाता है। ये पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि वर्कर का शॉर्टेज है, ठीक है। मार्केट में मान लो जो काम हो रहा है उस टाइप का वर्कर नहीं मिल रहा है, क्योंकि सबको अपने काम के हिसाब से स्किल्ड वाले वर्कर चाहिए, ठीक है। बाई चांस अगर मार्केट में वर्कर का शॉर्टेज है तो पूरे साल ही ओवर टाइम से काम करवाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर कितना होगा, ठीक है, टोटल ओवर टाइम का खर्चा। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जरूरत के हिसाब से ओवर टाइम करवाते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या ट्रीटमेंट करें। उसके बाद बोला है वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स टू एक्सपीडिट द जॉब, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर हम लोग ओवर टाइम पे कर रहे हैं तो क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये 3 अलग अलग ट्रीटमेंट हमें पूछा है कि फिर कैसे ट्रीट करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड एंड ओवरहेड, ठीक है। तो ये वाला देखो कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 5। तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि बेसिक वेज रेट, ये सब जो भी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, बेसिक वेज रेट ये है ₹100 पर डे है या आवर है, पर आवर है, ठीक है। अच्छा, ओवर टाइम वेज रेट बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स ₹100 इंटू 175%, तो ये हो गया ₹175 पर आवर। ओवर टाइम वेज रेट इन संडे एंड हॉलीडे, फॉर संडे एंड हॉलीडे ₹100 इंटू 225% था, तो 225 ₹225 पर आवर। अच्छा, कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड। अच्छा, जॉब जेड का जो कैलकुलेट करना है हमें वो ये 3 हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 पैटर्न से करना पड़ेगा कि अगर ओवर टाइम वर्क रेगुलर, मतलब ये जो पॉइंट है ना ABC, ये पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। मतलब जॉब जेड का कॉस्ट निकालना पड़ेगा। ये 1125 घंटा काम करने पे कितना कॉस्ट, लेबर कॉस्ट लगा, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो ओवर टाइम है इसका ये 3 तरह से पहले हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि ए सिचुएशन अगर होता है तो कितना होगा, बी सिचुएशन के हिसाब से होगा तो कितना होगा, सी सिचुएशन के हिसाब से कितना होगा, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है जॉब जेड का, ठीक है। जॉब जेड में जो ओवर टाइम हुआ है ये 3 तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर ओवर टाइम रेगुलरली है, इरेगुलरली है या फिर स्पेशल किसी वजह से है तो क्या होगा। तो इस केस में देखो, हर एक केस में ये तो एक ही जैसा आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसमें चेंजेस होगा, ठीक है। तो देखो
कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि हमारा इन्फ्लेटेड वेज रेट क्या है। ठीक है, हमारा जो ये वेज रेट है ये कितना आ रहा है ओवरऑल। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना प्रीवियस ईयर का, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रीवियस ईयर में कितना काम हुआ था। प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरह से काम हुआ था 1,25,000। पहले हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितना हमारा लेबर कॉस्ट लगा था। तो दिया हुआ है देखो, एनुअल वेजेस नॉर्मल टाइम कब मिलेगा, कितना 1 लाख आवर्स का 100 रुपए करके, ये नॉर्मल टाइम है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पहले कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज इन्फ्लेटेड वेज रेट इंक्लूडिंग ओवर टाइम। पहले लिखेंगे एनुअल वेजेस फॉर प्रीवियस ईयर फॉर नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम काम करने के लिए एनुअल वेजेस नॉर्मल टाइम है 1 लाख आवर्स, तो 1 लाख आवर इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100 लाख। 100 लाख। नेक्स्ट हो जाएगा ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, तो वेजेस फॉर ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर्स, तो 175 करके होगा। टाइम है 20,000, 20,000 आवर इंटू ₹175 पर आवर, तो ये हो गया 35 लाख। ये पेमेंट करना पड़ा। और वेजेस फॉर ओवर टाइम फॉर संडे एंड हॉलीडे, टू टू फाइव, कितने टाइम काम हुआ था 5,000 आवर। 1 लाख नहीं, 11,25,000 प्लस 35 लाख प्लस 100 लाख, 1,46,25,000। ठीक है, ये हो गया टोटल वेजेस। ये पेमेंट करना पड़ा था हमें कितने टाइम काम करवाने के लिए, 1,25,000 आवर्स काम करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं एवरेज वेज रेट। ठीक है, तो एवरेज वेज रेट जो है प्रीवियस ईयर कितना था, पेमेंट करना पड़ा था 1,46,25,000 और कितने टाइम काम करवाने के लिए 1,25,000 आवर्स। तो वेज रेट, रेट का मतलब ही होता है पर आवर का, तो आवर है तो पर आवर, डे है तो पर डे, तो ₹117 पर आवर। ठीक है, ये था एवरेज वेज रेट। ये हम लोगों का पहले कैलकुलेशन हो गया प्रीवियस ईयर के हिसाब से। अब हम लोग ये वर्क जो जॉब जेड हुआ है उसका कैलकुलेशन करेंगे ये 3 तरह से। ठीक है, तो पहला है कि वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज ए पॉलिसी ड्यू टू द वर्कर्स शॉर्टेज। तो पहले ये पॉइंट को लिख लेते हैं, ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली एज ए पॉलिसी ड्यू टू वर्कर्स शॉर्टेज। वर्कर्स के शॉर्टेज के वजह से अगर कोई डेली ओवरटाइम करवा रहा है, ठीक है, तो ये ओवरटाइम जो है क्या ये सारे जॉब पे ट्रीट होगा, बताओ। अगर रेगुलरली ओवरटाइम होता है क्या ये पूरे जॉब पे ही ट्रीट होगा, बताओ। यस मैम। पूरे जॉब पे ही होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, द ओवरटाइम प्रीमियम इज ट्रीटेड, ये तो हमारा क्वेश्चन था, ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। ये हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट में बिल्कुल जोड़ सकते हैं, एंड जॉब में भी जोड़ सकते हैं, एंड जॉब इज चार्ज
at an average wage rate. Hence, employee cost chargeable to जॉब जेड, ये जॉब जेड में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जॉब जेड में हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर ये है तो टोटल आवर्स जॉब जेड में कितना था, टोटल आवर्स था 1125 आवर्स। ठीक है, इनटू वेज रेट इंक्लूडिंग ओवर टाइम, हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है। वेज रेट इंक्लूडिंग ओवर टाइम 117, तो यहाँ पर लिख देते हैं 117। ठीक है, यही हम लोग मान लेंगे ₹117 पर आवर, ये एवरेज वाला ही मान लेंगे। एवरेज मतलब इसमें ओवर टाइम भी इंक्लूडेड है, लेकिन ये अगर पूरे जॉब में ही चार्ज होगा, यही अगर हमारा नॉर्मल वेज रेट है, तो हम लोग अलग अलग क्यों कैलकुलेट करें, अलग अलग कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। ओवर टाइम और नॉर्मल वेज का एवरेज जो होगा वही हम लोगों को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने से आंसर आ रहा है 1,31,625, बिकॉज ये नॉर्मल बात है, ओवर टाइम कोई अलग बात नहीं है इनके लिए, ये रेगुलर बेसिस पे होता है। तो इसीलिए जो एवरेज रेट आया, एवरेज रेट मतलब नॉर्मल वेजेस और ओवर टाइम वेजेस का जो एवरेज आया, उसी पे हम लोग चार्ज कर लेंगे अपना एम्प्लॉय कॉस्ट को। ठीक है, अच्छा पॉइंट बी, अगर ओवर टाइम जो है वो इरेगुलर है, ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, तो पहले हेडिंग लिख लेते हैं, where overtime is worked irregularly to meet the requirement of production। तो अगर हमेशा नहीं होता है, इरेगुलरली होता है, तो हमें कैसे कैलकुलेट करना चाहिए, जॉब जेड का कैलकुलेशन कैसे होगा फिर। हाँ, तो देखो पहले हम लोग 1000 हम लोग अलग अलग करेंगे, फिर 1000 आवर्स का कितना करके पेमेंट करेंगे, 1125 का कितना करके करेंगे, पहले ये सोच लेते हैं। देखो पूरा जो 1125 है, इतना टाइम तो काम हुआ है, लेकिन इसमें ओवर टाइम भी है और नॉर्मल टाइम भी है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, ये देखो ऐसे कैलकुलेशन होगा, पहले लिख लेते हैं, बेसिक वेज रेट इज चार्ज to job and overtime is charged to factory overhead। ठीक है, ये फैक्ट्री ओवरहेड बोल के चार्ज करेंगे। ठीक है, वो अलग से चार्ज करेंगे ना, ये हमेशा नहीं होता है। तो इम्प्लॉय कॉस्ट में हम लोग सिर्फ बेसिक वेज रेट दिखाएंगे और बाकी फैक्ट्री ओवरहेड बोल के चार्ज करेंगे। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये देखो इम्प्लॉय कॉस्ट में कितना जाएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट चार्जेबल टू जॉब जेड 1125 आवर्स इंटू 100, मतलब ये। ठीक है, 1125, ये जो टोटल टाइम काम हुआ है 100 रुपीज करके 1,12,500, ये तो होना ही था। ठीक है, और बाकी जो है ओवरहेड जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड बोल के दिखा देंगे। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड बोल के कितना जाएगा, 100 घंटा और ये 25 घंटा, तो 100 घंटे का कितना हो जाएगा, 100 आवर्स इंटू कितना करके हो जाएगा 175 माइनस, हाँ 175 करके होगा। लेकिन यहाँ पर हमें कैसे करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये पूरा दिखाएंगे इम्प्लॉय कॉस्ट की, अगर 1125 घंटा काम हुआ है, तो अगर हमें 100 रुपए करके देना पड़ता, तो ये इतना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग बाकी ओवरहेड का चार्जेस लगाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पर 100 करके लगा रहे हैं, तो बाकी बचा कितना 75, इसके हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पर 100 इंटू 75, तो ये हो जाएगा 7,500 ओवर टाइम का, और एक हो जाएगा, और दूसरा देखो कितना है 25 घंटा 25 आवर्स। ठीक है, इनटू ये होता है 2 to 5 का, हाँ माइनस 100। ठीक है, तो 2 to 5, हाँ 3125।
ठीक है। 10,025 625 ये हो गया, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड बोल के हमें चार्ज करना पड़ेगा इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी था, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर टू एक्सपेडिट द जॉब, ठीक है। तो वेयर मतलब कस्टमर का रिक्वेस्ट है स्पेशल कुछ, इस वजह से ओवर टाइम करवाना पड़ा। वेयर ओवर टाइम इज वर्कड एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर, is also charged to the job। तो यहाँ पर हो जाएगा जॉब जेड एम्प्लॉय कॉस्ट, यहाँ पर एम्प्लॉय कॉस्ट तो टोटल ही आएगा, एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाएगा, काम कितना टाइम हुआ है 1125 एट द रेट ऑफ 100। अच्छा, ओवर टाइम का अलग कैलकुलेट करेंगे, ओवर टाइम 100 आवर्स था, 100 आवर्स, फिर से वैसे ही इनटू 175 माइनस 100 और 25 आवर्स इंटू 225 माइनस 100, तो वही 7,500 और 3,125 आ जाएगा, 7,500 और 3,125। तो टोटल करना पड़ेगा, सेम ही आएगा इन दोनों में, 1,12,500 प्लस 7,500 प्लस 3,125, तो ये हो गया 1,23,125, ठीक है। और ये दोनों हम लोग ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, यहाँ पर ये सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट। तो डिफरेंसेस देखो, डिफरेंसेस क्या हुआ, पहला जो है कि नॉर्मल बात है ओवर टाइम करवाना, अगर नॉर्मल बात है तो हमें ओवर टाइम को अलग से दिखाना ही नहीं है, क्योंकि ओवर टाइम हमारे डेली लाइफ का पार्ट है। जैसे अगर तुम लोग डेली ही मतलब 7 घंटा की जगह डेली 10 घंटा पढ़ते हो, एग्जाम टाइम पे भी 10 घंटा पढ़ते हो, तो फर्क क्या है, कुछ भी फर्क नहीं बचा, ठीक है। तो डेली ओवर टाइम करते हो, वैसे 7 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग 10 घंटा हमेशा ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं। तो अगर हमेशा 10 घंटा पढ़ते हैं तो स्पेशल बात तो कुछ हुआ नहीं, तो एवरेज बात हो गया ना। तो वही देखो यहाँ पर एवरेज हो गया कि 1,125 घंटा काम हुआ, उस पर मुझे क्या पेमेंट करना पड़ेगा, दोनों मिला के जो होता है एवरेजली 117, तो उस हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर इरेगुलरली होता है, हमेशा नहीं होता है, तो अगर हमेशा नहीं होगा तो ओवर टाइम तो हमेशा नहीं होगा, तो वो अलग से चार्ज करना पड़ेगा। अगर ओवर टाइम हमेशा नहीं होता है तो पर्टिकुलर किसी जॉब में होगा, तो यहाँ पर इंप्लॉय कॉस्ट कितना हो जाएगा, 1,125 घंटा इंटू 100, बस यही इंप्लॉय कॉस्ट होगा। और ओवर टाइम अगर हमारा यहाँ पर रेगुलर मैटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला है इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन, तो फिर फैक्ट्री में चेक करेंगे कि एक्स्ट्रा कितना खर्चा हुआ, तो वो खर्चा हम लोग स्पेशली मतलब उसी जॉब में चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हो रहा है, ये 2 ओवर टाइम हुआ है, ठीक है। और 100 रुपए करके तो हम लोगों ने ऑलरेडी 1,125 घंटे में दे चुके हैं हम लोग 100 रुपए करके, इसीलिए यहाँ से 100 रुपए मैंने लेस कर दिया, ठीक है। 175 में माइनस 175 और 225 में माइनस 100, यहाँ पर हो गया 125, इस तरह से किया। और यहाँ पर दोनों ऐड क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, तो कस्टमर से पूरा का पूरा चार्ज कर सकते हैं। लेकिन ये बी पॉइंट जो है ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था, इज वर्क इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, मतलब ये क्या हुआ है, ये कोई कस्टमर का रिक्वायरमेंट नहीं था कि मुझे इतने दिन में ही दे दो, ठीक है। ये ओवर टाइम इसीलिए करना पड़ा ताकि हम लोग क्या कर सके, इरेगुलरली होता है टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, शायद प्रोडक्शन खत्म नहीं हो पाया था, इसी वजह से हम लोगों ने ओवर टाइम करवाया, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा। तो यहाँ पर ये ऐड होगा, लेकिन यहाँ पर भी टोटल सेम ही आ रहा है, लेकिन ये एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगा और ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, जबकि ये पूरा का पूरा जो है एम्प्लॉय कॉस्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन होगा। अच्छा, ये एक क्वेश्चन गया ओवर टाइम का, और यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम लोग को मिल जाएगा
मैंने पीडीएफ तो शेयर कर ही रखा है तुम लोगों से। इलास्ट्रेशन 4 ये वाला तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है कि आवर्स दिया हुआ है, ये देखो 10.5 3 वर्कर का टाइम दे रखा है, तो यहाँ पर 9 घंटे से ज्यादा काम होगा तो ये ओवर टाइम कहलाएगा। जैसे ये देखो 10.5 है, ठीक है, 10.5 अगर 9 घंटा, क्योंकि ये फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हो तुम लोग। तो ये 10.5 में जो है नॉर्मल आवर्स यहाँ पर माना गया है 8 घंटा, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है नॉर्मल आवर्स 8 घंटा है, तो एक्स्ट्रा 1 घंटा हो जाएगा। तो ओवर टाइम कितना हो रहा है, टोटल अगर 10.5 घंटा काम किया है मंडे को, तो 8 घंटा नॉर्मल है, 1 घंटा फिर एक्स्ट्रा ओवर टाइम, फिर कितना हो जाएगा 1.5 1.5 घंटा, ठीक है। इस तरह से हमें पूरे सारे वर्कर का जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा वेजेस का, कि इनको कितना पेमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 आवर्स इसलिए बोला क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है कि 8 आवर्स जो है ये नॉर्मल है। ये देखो each worker to work for 8 hours on all weekdays and 4 hours on Saturday, और सैटरडे में लेकिन 4 आवर्स के हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा और बाकी दिन 8 आवर्स के हिसाब से, ठीक है। तो 8 आवर्स से ज्यादा काम करेगा तो उसे नॉर्मली ओवर टाइम बोलना चाहिए, लेकिन उसमें भी इन लोगों ने कुछ एक पॉइंट यहाँ पर बोल रखा है। ये देखो हम ये क्वेश्चन ही एक बार पढ़ के बता देते हैं। ये देखो, इट इज सीन फ्रॉम द जॉब कट फॉर रिपेयर्स ऑफ द कस्टमर्स इक्विपमेंट दैट ए टोटल ऑफ 154 लेबर आवर्स हैव बीन पुट इन डिटेल्ड बिलो, ठीक है। ये देखो, वर्कर ए पेड एट 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, वर्कर बी पेड एट 100 पर डे 8 आवर्स, वर्कर सी पेड 300 पर डे ऑफ 8 आवर्स। मतलब एक दिन में 8 घंटा काम करना है 200 रुपए मिलेगा, वर्कर ए को एक दिन में 8 घंटा काम करना है 100 रुपए मिलता है, वर्कर बी को एक दिन में 8 घंटा काम करना है, वर्कर सी को 300 रुपए मिलता है। इसलिए 8 घंटा जो है ये नॉर्मल वर्किंग आवर्स हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन टर्म ऑफ एन अवार्ड इन एम्प्लॉइज कंसिलिएशन द वर्कर आर टू बी पेड डीएनएस अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फिगर्स रिलेटिंग टू ईच मंथ विच वर्कर वर्क्स आउट 968 फॉर द रेलिवेंट मंथ, ठीक है। तो डीएनएस अलाउंस टोटल इस बार हुआ है 968 पूरे मंथ का, ठीक है। डीएनएस इज पेएबल टू ऑल द वर्कर इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट इफ दे आर प्रेजेंट आर एंड लीव विथ वेज ऑन ऑल वर्किंग डेज, ठीक है। तो जो डीएनएस अलाउंस है वो पे किया जाएगा सारे वर्कर को इररेस्पेक्टिव ऑफ वेज रेट, उनको कितना वेज रेट मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इफ दे आर प्रेजेंट और आर ऑन लीव, चाहे वो प्रेजेंट रहे या फिर वो छुट्टी में रहे, विथ वेजेस के साथ ऑन ऑल वर्किंग डे। संडे इज अ वीकली हॉलीडे एंड ईच वर्कर हैज टू वर्क फॉर 8 आवर्स ऑन ऑल वीक डेज एंड 4 आवर्स ऑन सैटरडे। मंडे से लेके फ्राइडे 8 घंटा नॉर्मल बात है और सैटरडे को 4 घंटा। द वर्कर आर हाउएवर पेड फुल वेजेस फॉर सैटरडे, लेकिन सैटरडे में फुल वेजेस ही दिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं 4 घंटा काम करने से कम पैसा दिया जाएगा, 4 घंटा काम करने से भी 8 घंटे का ही पेमेंट मिलेगा। ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट। ये देखो फैक्ट्री एक्ट आ गया ना, ओवर टाइम इज पेड ट्वाइस ऑफ ऑर्डिनरी वेज रेट इफ ए वर्कर वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम तभी माना जाएगा अगर 9 आवर्स से ज्यादा काम करेगा, जो कि ये फैक्ट्री का जो 1948 का एक्ट है उसके हिसाब से जो होता है, 1948 का जो एक्ट है उसके हिसाब से 9 आवर्स से ज्यादा काम करने से ही ओवर टाइम माना जाएगा। नॉर्मली ये लोग 8 घंटा काम करवाता है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा मानेंगे और उससे ज्यादा 9 घंटे से ज्यादा जितना होगा वही हम लोग ओवर टाइम मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बोला या फिर 48 आवर्स इन ए वीक, जो मैंने समझाया अभी थोड़ी देर पहले। एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज द टोटल नंबर ऑफ आवर्स वर्क्स आउट टू 176 इन द रेलिवेंट मंथ, ठीक है। एक महीने में 176 आवर्स जो है वो काम हुआ है एक्सक्लूडिंग हॉलीडे। द कंपनीज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस प्रीमियम आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ओवरहेड्स। ये ओवरहेड में चार्ज करने बोला है। कैलकुलेट द वेजेस पेबल टू ईच वर्कर, तो एक एक वर्कर को कितना वेजेस देना है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। मतलब जो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया था उसी हिसाब से तुम लोग को कॉलम करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि वेजेस लोगों को कितना कितना पेमेंट मिलेगा। तो उसके लिए तुम लोग को कॉलम करके ये चेक करना पड़ेगा कि कितना ओवर टाइम हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा आवर्स हो रहा है, कितना नॉर्मल आवर्स हो रहा है, तभी तुम लोग कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। इस तरह से करना पड़ेगा। तो ये वाला हम होमवर्क देते हैं, तुम लोग इसको करके देखना, ठीक है। नहीं होगा तो हम नेक्स्ट दिन बता देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।